तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, वो डांस वाला नहीं है, ये वेव फॉर्म के बारे में, वेव्स के बारे में बात करेंगे अपन लोग। और उन वेव्स को हमें दिखती तो नहीं है, होती तो हमारे चारों तरफ है ना, मगर मैं इसको दिखाने की भी कोशिश करूंगा, पकड़ने की भी कोशिश करूंगा और तुम्हारे दिमाग के अंदर इनको कैद करवाने की भी पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक, वेव ऑप्टिक्स। जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं ना, तो बेसिकली हम इस चैप्टर को 3 मेजर पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। एक हमारे पास जहां से वेव फ्रंट की बातें होती हैं, वेव फ्रंट के अंदर हाइगन्स का प्रिंसिपल आएगा। मैं इस वीडियो में तुमको डॉक्टर वेव फ्रंट बनाकर ही छोड़ूंगा, चिंता मत करो, तुम सबके अंदर एक हाइगन घुस चुका होगा इस वीडियो के एंड तक। और हाइगन से अपन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव करेंगे। इसके बाद सेकंड है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स से रिलेटेड एक फिनोमेना होती है जिसको अपन कहते हैं इंटरफेरेंस, और इसमें वाईडीएसई हम पढ़ेंगे। वाईडीएसई से हमारे पास एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद हमारे पास जो आज तक हमें गलत पढ़ाया गया ना, मतलब लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अरे भाई बेंड होती है लाइट, कैसे होती है वो हम देखेंगे डिफ्रैक्शन के थ्रू। पोलराइजेशन सिर्फ तुमको दिखाने के लिए रखा गया है, सिलेबस में नहीं है। एनसीईआरटी में देखोगे डाउट बनेगा, इसलिए पहले बता रहा हूं कि ये सिलेबस में नहीं है। हमारी एनसीईआरटी अपडेटेड नहीं है, इसीलिए वो पोलराइजेशन का टॉपिक वहां पर दिख रहा है, बट वो सिलेबस में नहीं है, तो टेंशन मत लेना। अब अपन शुरू करते हैं कहानी, पानी कैसे गिरता है, मतलब गिर तो रहा है ना, मगर कुछ तो लॉजिक होगा। अगर बाबा जी ने ये वीडियो यहां पर चिपकाया है तो कुछ तो बात होगी। तो एक्चुअली में ये सारी चीजें हमने हमेशा से देखी हैं। पत्थर कितनी बार तुमने पानी में फेंका होगा, और जब ऐसे पत्थर गिरता है उस पानी में तो इस तरह के रिपल्स बनते हैं, और वो रिपल्स दूर जा रहे होते हैं। एक्चुअली में वो वेव्स थी, देखी तो थी मगर ऑब्जर्व नहीं करी थी। आज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहां पर अगर आप गौर से देखो तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल बड़ा होता जा रहा है, और ये जो सर्कल बड़ा होता जा रहा है ना कंटिन्यूअसली, ये एक्चुअली में वेव फ्रंट है जो आगे बढ़ रहा है। वेव फ्रंट है जो आगे बढ़ रहा है। फिर से देखो, ये जैसी ड्रॉप हुई ये सर्कल्स बने, ये सर्कल दूर जाते जा रहे हैं, दूर जाते जा रहे हैं, दूर जाते जा रहे हैं, ये रिपल्स दूर जाते जा रहे हैं, दूर जाते जा रहे हैं। तो ये जो है अपने पास ये क्या है, एक वेव फ्रंट है। तो टेक्निकली अगर मुझसे कोई कहे वेव फ्रंट क्या होता है, तो मैं वेव फ्रंट की डेफिनेशन बनाने की कोशिश करता हूं। एक्चुअली में ऐसी बहुत सारी वेव्स आगे की तरफ बढ़ रही होंगी। जब ऐसी बहुत सारी वेव्स आगे की तरफ बढ़ रही होंगी तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो सारे पॉइंट जो सेम फेज में ऑसिलेट हो रहे हो, फेज से अभी समझ लो तुम एंगल, 1 मिनट के अंदर इसको और डिटेल में समझाता हूं। तो देखो भाई क्या है, अगर मेरे पास एक साइन की वेव है, ये कंटिन्यूअसली आगे बढ़ती चली जाएगी। अगर ये आगे बढ़ती चली जाएगी तो एक्चुअली में ये जो अपने पास है, ये पॉइंट है 0, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री, ये है 360 डिग्री, और इस तरह से फिर ये आगे दोबारा से बढ़ता चला जाएगा। सो अगर अपन देखें तो ये मेरे पास एक वेव है। अब अगर ये वेव थी तो एक पर्टिकुलर टाइम पर वो सारे के सारे पॉइंट जो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे थे, उन सारे पॉइंटों को ज्वाइन करा मैंने, तो जो बना मेरे पास स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। यानी कि वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम फेज एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वो सारे पॉइंट्स जिनकी फेज सेम हो, मतलब अल्टीमेटली सेम उसमें एंगल पर हो, उन सबको ज्वाइन करने पर जो आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। अगर यहां पर देखो तो ये कंटिन्यूअसली इस पॉइंट पर ये ड्रॉप हो रही थी, मतलब ऊपर से एक डिस्टरबेंस आ रहा था, और कुछ इस तरह से ये आगे बढ़ते चले जा रहे थे हमारे, ये कुछ इस तरह से। तो ये जो बढ़ रहा है ना आगे, ये हमारा वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन अब से क्लियर हो जानी चाहिए। क्या है आपकी वेव फ्रंट की डेफिनेशन? वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। वो सारे पॉइंट जो सेम फेज पर हो, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, सेम एंगल पर हो। ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर चीजें कहने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं चाहूं तो ये लोअर वाले को भी कंबाइन कर देता। अगर मैं देखूं तो यहां पर एक और ये कंबाइन हो गया। अगर ये देखो लोअर पर ये वाला एक और वेव फ्रंट की पोजीशन बन गई, यहां पर एक और बन गई, यहां पर ये सारे के सारे सेम फेज में ज्वाइन कर दो तो एक और बन गई। तो वो सारे पॉइंट्स जो सेम फेज में हो, फेज को किससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हो? एंगल से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो देखो एक्चुअली में फेज दो चीजें बताता है, डायरेक्शन बताता है और किस डायरेक्शन में आगे जाएगा
और पोजीशन बताता है। इतना दिमाग में ज्यादा लोचा लेने की जरूरत अब है नहीं, ठीक है। सो मुद्दे की बात समझो। पेपर के बाद हो सकता है शायद तुम कभी इस चीज को ध्यान देने की तरफ सोचोगे भी नहीं, तो इसीलिए अब एग्जाम टाइम है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे अपन। और ये अपन से कहता है कि वो सारे पॉइंट जो सेम फेज में है, सेम एंगल पर है उस पर्टिकुलर टाइम पर, उन सबको ज्वाइन करने पर जो स्ट्रक्चर बना वो क्या कहलाया? वेव फ्रंट। उम्मीद है कि आज के बाद आप डेफिनेशन नहीं भूलोगे। जब अपने पास इसके आगे की कहानी आती है तो वो हमसे कहता है टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। अच्छे से समझो। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है, अगर आपके पास एक पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स तो ये सेंटर में बैठा हुआ है ना, इससे तो चारों तरफ ऐसी वेव्स निकल रही होंगी। तो जब वो आप सेम डिस्टेंस वाले पॉइंट्स को बनाओगे तो ये देखने में सर्कल लग रहा है गुरु, मगर ये सर्कल नहीं है, ये एक स्फीयर है 3D, क्योंकि वेव्स एक जगह नहीं निकल रही हैं। मेरी वेव इस समय सीधे यहां से कैमरे के अंदर नहीं घुस रही हैं, मेरी वेव इस पूरे के पूरे स्टूडियो के अंदर है, क्योंकि ओमनी डायरेक्शनल है, मैं सोर्स हूं, मेरी डिस्टरबेंस चारों तरफ जा रही है। इसी तरह से ये सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स से जो वेव्स निकल रही हैं वो चारों तरफ निकल रही हैं। जब आप उन सबको ज्वाइन करोगे तो वो जो क्या बनेगा, वो बनेगा एक स्फीयर। तो इसीलिए स्फेरिकल वेव फ्रंट किसके कारण बनता है? पॉइंट सोर्स के कारण बनता है। सो फाइनली स्फेरिकल वेव फ्रंट इज ड्यू टू पॉइंट सोर्स। एक चीज तो क्लियर हो गई। अब इसके बाद आप देखो यहां पर, अगर आपके पास एक लाइन सोर्स है, ट्यूबलाइट, अगर आपके पास एक लाइन सोर्स है, मान लेते हैं कि अपने पास एक ट्यूबलाइट है। अब अगर एक ट्यूबलाइट है तो इससे जो रेज निकल रही हैं वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में निकल रही हैं। ऊपर की तो बात ही नहीं कर रहे अपन। तो अगर इस डायरेक्शन में इधर 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 हर जगह निकल रही हैं तो इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि इसके चारों तरफ जब वेव्स निकल रही हैं तो आप ज्वाइन करोगे तो ऊपर वाले पॉइंट के लिए सर्कल, नीचे वाले के लिए एक और सर्कल, उसके नीचे वाले के लिए एक और सर्कल। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बन गया? अल्टीमेटली आपके पास बन गया एक सिलेंडर। सो लाइन सोर्स के केस में जो आपके पास वेव फ्रंट बनने वाला है वो बनने वाला है सिलेंडर। सो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट फॉर लाइन सोर्स। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। अब आ जाते हैं अपन कौन से की तरफ? इन्फिनिटी पर जब अपनी ऑब्जेक्ट होगी। जब अपनी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगी तो उस केस में क्या होगा? उस केस में इन्फिनिटी से आने वाली रेज हो गई पैरेलल। ठीक है, सो इस तरह की वेव्स निकल रही होंगी। तो जब इस तरह की वेव्स निकल रही होंगी तो उसके केस में जो अपने पास वेव फ्रंट बनेगा वो वेव फ्रंट बनेगा प्लेन वेव फ्रंट। क्यों? क्योंकि जो रे होती है, अगर कोई रे की डेफिनेशन पूछे तो रे इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। रे इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। मतलब कि अगर ये रे थी तो इसके परपेंडिकुलर जो आपने प्लेन्स बना दिए, ये क्या हैं? ये वो हैं जो चीज जिसमें सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, मतलब ये वेव फ्रंट्स हैं। तो अगर आज के बाद दिमाग में तुमसे यही रखना है तुम्हें, अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट कब होगा? जब पॉइंट सोर्स होगा। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कब होगा? जब लाइन सोर्स होगा। अगर रेज इंफिनिटी से आ रही हैं, सोर्स इंफिनिटी पर है, तो वेव फ्रंट कैसा होगा? पैरेलल वेव फ्रंट होगा। और मैं इस चीज का बहुत यूज करूंगा जब मैं बोलूंगा कि रे के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर रे। हम इसका उल्टा भी यूज कर सकते हैं और करेंगे चीजों को आसान बनाने के लिए, याद रखना। चलिए, इसके बाद अपने पास अब क्या आता है? अब हमारे पास कुछ वेव फ्रंट के डायग्राम बनाने के लिए आएंगे। आपसे कहा जाएगा कि रिफ्लेक्शन के केस में वेव फ्रंट का डायग्राम बनाकर दिखाओ। हाइगन के केस में मैं इसका यूज करूंगा, इसलिए ध्यान से। ये रेज आ रही हैं आपकी पैरेलल। अगर ये रेज पैरेलल आ रही हैं क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही हैं, तो मैंने कहा था वेव फ्रंट का डायग्राम बनाने के लिए रे डायग्राम बना लो। तो रे डायग्राम बना लिया, ऐसी रे आई और ऐसी गई। अब मुझसे कहा गया वेव फ्रंट के फॉर्म में बनाकर दिखाओ। तो वेव फ्रंट तो रे के परपेंडिकुलर है, तो ये सारी जो परपेंडिकुलर लाइंस बना रहा हूं मैं, ये सारी की सारी क्या हैं? ये सारी की सारी वेव फ्रंट है। वो इंसिडेंट वेव फ्रंट थी और ये आपके पास क्या है? ये आपके पास रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। इनके बीच का गैप कांस्टेंट रहना चाहिए क्योंकि मीडियम नहीं बदल रहा है। अगर मीडियम नहीं बदल रहा है तो ये गैप इधर और ये गैप इधर सेम रहना चाहिए, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या है? दोनों मीडियम सेम होने के कारण एयर ही है, इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट सेम बनी रहेगी। सो ये गैप दोनों में सेम होना चाहिए। कुछ नहीं करना, रे के परपेंडिकुलर लाइन बना दो, क्योंकि इंफिनिटी से लेकर आ रहे हो सोर्स को। प्लेन वेव फ्रंट इधर, प्लेन वेव फ्रंट इधर, खत्म। अब इसके बाद अपने पास आता है दूसरा। क्या बोला तूने? दूसरा अपन से कहा जाएगा आपको वेव फ्रंट का डायग्राम बनाना है। किसके केस के लिए? रिफ्रैक्शन के केस के लिए। तो कुछ मत करो दोस्तों, दो रे को पैरेलल लेके आओ, ज्यादा हो तो तीन को ले आओ। और ये रे बैंड हो गई डेंसर मीडियम में आई, तो ये रे यहां से आ रही थी और ये बैंड हो गई, उसी के पैरेलल जा रही है।
यहां पर आपने ये जो पैरेलल लाइंस बनाई ये क्या दिखाएंगे, ये दिखाएंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट परपेंडिकुलर टू लाइन। यहां पर जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो ये क्या दिखाएगा, ये आपको दिखाएगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। मगर किंतु परंतु यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, यहां पर गैप ज्यादा है क्योंकि इस एयर में हो आप या रेयरर मीडियम में हो, यहां पर गैप कम हो जाएगा। ये गैप वेव फ्रंट्स के बीच में कम हो जाएगा क्योंकि डेंसर मीडियम में आने पे स्पीड कम हो जाएगी। रिफ्रैक्शन का ही डायग्राम था, बस परपेंडिकुलर लाइनें बनाना है। लाइनें जो ये खींच रहे हो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लेन वेव फ्रंट। कहानी खत्म। आ जाओ जरा आगे। नेक्स्ट अपन से कहा जाएगा कि आपको वेव फ्रंट का डायग्राम शो करना है एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे रखिए। अब अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखिए तो इससे जो रेज चल रही हैं वो ऐसी चलेंगी और ये पैरेलल हो जाएंगी क्योंकि फोकस से आने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन दे बिकम पैरेलल। तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट की तो टेंशन ही खत्म। क्यों खत्म, क्योंकि भाई पैरेलल रेज हैं तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसा बनेगा, पैरेलल बनेंगे। तो ये तो हो गए रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा होगा, तो जहां पर रेज, सुन लो अच्छे से, जहां से रेज आती हैं या जहां पर जाकर मिलती हैं वो पॉइंट जो है वो काम करता है सोर्स की तरह। यहां से रेज आती हैं या जहां पर जाकर मिलने वाली होती हैं वहां पर वो पॉइंट काम करता है सोर्स की तरह। और अगर आप इस डायग्राम को देखो, थोड़ा सा आपने अगर इस चीज को एनालाइज किया हो तो इस डायग्राम में मैंने तुमको एक चीज दिखाने की कोशिश की थी कि जो पॉइंट सोर्स की तरह काम करता है वो सेंटर हो जाता है स्फीयर का। मतलब कि जो वेव फ्रंट हैं वो स्फेरिकल वेव फ्रंट हैं और सोर्स हमेशा सेंटर में बैठा होता है उनके। तो अगर आप इस चीज को रियलाइज करके इस चीज को, डायग्राम को यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि ये सोर्स की तरह काम कर रहा है। तो जो वेव फ्रंट्स बनेंगे उसके लिए ये सेंटर हो गया। कर्व्ड वेव फ्रंट्स बनेंगे ये आ गए आपके इंसिडेंट वेव फ्रंट। एक और डायग्राम देखो गौर से। रेज आ रही है पैरेलल आने वाली रेस कहां पर मिली, उसके फोकस पे। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये पैरेलल लाइंस बनानी है। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया क्योंकि ये इस पॉइंट पे जाके मिल रही है। मैंने क्या बोला, या तो जिस पॉइंट से आए या जिस पॉइंट की तरफ जाकर मिलने वाली हैं वो किसकी तरह काम करेगा, सोर्स की तरह काम करेगा। और सोर्स सर्कल के सेंटर में होगा। और ये सोर्स अगर है तो सेंटर में कब होगा, जब आप ऐसा वेव फ्रंट बनाओगे या फिर इसका उल्टा बनाओगे। उल्टा बनाओगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा इधर ऐसा बनाओगे तो ये सेंटर में कभी आ नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है वो कुछ ऐसा बनेगा। इसको सेंटर में मान के अगर आप ऐसा बना देते, ऐसा दिखाता हूं देखो, अगर आप इसको ऐसा बना देते तो क्या कभी ये चीज सेंटर में आती? नहीं, कभी नहीं आती। इसीलिए हमने जो बनाए हैं वो उस केस में हमारे पास ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कुछ ऐसा होगा जिसमें कि ये पॉइंट सोर्स की तरह काम करे। इसके बाद अगर आप और देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि कॉनकेव के केस में बताओ मुझे, कॉनकेव के केस में बताने के लिए अगर मैंने आपसे कहा पैरेलल रेज आ रही थी तो ये बन गए आपके पास इंसिडेंट वेव फ्रंट। कॉनकेव में रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा लगता है कि वो फोकस से आ रही हैं, क्योंकि कॉनकेव तो डाइवर्जिंग है, तो डाइवर्ज कर दिया, ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से आ रही है तो ये पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा। मगर यहां कहीं रेज नहीं है, ऐसा लग रहा है यहां पे आ रही हैं, तो ये पॉइंट सोर्स की तरह काम करने लगेगा। तो आपका जो सर्कल बनेगा वो इसको सेंटर मानकर बनेगा। मगर आपको रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट्स लेंस के उसी तरफ बनानी है, इस तरफ मत बना देना। मतलब कि ये सेंटर और ये ऐसे सर्कल्स, ऐसे स्फीयर, ठीक है। अगर ऐसे बना देते तो सेंटर यहां कहीं बनाना पड़ता, वो तो है ही नहीं, सोर्स तो यहां बैठा है। इसीलिए ये इस तरह के बनेंगे। अगर और चीजें दिमाग में क्लियर करनी है तो चलो और आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है अपने पास हाइगन, इससे अलावा नहीं आएगा कुछ। और अगर प्रिज्म का भी आए ना तो इंसिडेंट पैरेलल बना देना, रिफ्रैक्टेड भी पैरेलल बना देना, कहानी खत्म। पैरेलल रेज लेके आना और पैरेलल ही निकाल देना, दो मोनोक्रोमैटिक वाली, खत्म, टेंशन नहीं लेना। चलो अब आता है हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन साहब ने क्या कहा, हाइगन साहब ने यह कहा कि फिजिक्स बाबा पढ़ा रहा है, तो फिजिक्स बाबा अगर पढ़ा रहा है तो सामने जितने भी लोग हैं ना आज जो पढ़ रहे हैं वो कल के दिन फिजिक्स बाबा की तरह ही पढ़ा सकते हैं अगर वो ढंग से सुन रहे हैं तो हाइगन साहब ने क्या कहा, हाइगन साहब ने बहुत सिंपल सी बात करी। हाइगन साहब ने आपसे यह कहा कि अगर आपके पास एक वेव फ्रंट है तो वेव फ्रंट के ऊपर का हर पॉइंट
अपने आप में सोर्स की तरह काम करेगा और इमिट करने लगेगा सेकेंडरी वेवलेट। जैसे कि तुम अपने दोस्तों को पढ़ा रहे हो, जैसे कि तुम अपने दोस्तों से बोल रहे हो आ जाओ भाई इस बंदे से पढ़ लो, तुम्हारा बंटाधार होने से बच जाएगा, नहीं तो तुम्हारी तो लंका लग गई, है ना। तो इसीलिए अगर तुम्हें बचना है तो तुम वैसे ही, इन्होंने भी कहा बचना है तो अगर ये सोर्स है तो इससे जो वेव फ्रंट निकल रहे हैं इस तरह से निकल रहे हैं, तो इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट अपने आप में किसकी तरह काम करने लगेगा, सोर्स की तरह काम करने लगेगा, और वो अपने आप से वेव फ्रंट्स को इमिट करना स्टार्ट कर देगा। और फिर जो इसका फॉरवर्ड एनवेलप होगा, ये फॉरवर्ड एनवेलप मतलब कि जो आगे अपने पास ये जैसे ये है, ये सोर्सेज हैं, तो ये सोर्सेज से वेव फ्रंट्स निकले, तो ये जो आगे वाले पॉइंट पर मैंने टेंजेंट बनाया, ये टेंजेंट इस वेव फ्रंट की नई पोजीशन को डिनोट करेगा। बहुत सिंपल सी बात है, मैं दिखाता हूं तुमको। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास ये एक प्लेन वेव फ्रंट है, अब इस प्लेन वेव फ्रंट का हर पॉइंट अपने आप में सोर्स की तरह काम कर रहा था, तो इसने इमिट करना स्टार्ट करी वेव्स ऐसे। अगर किसी पॉइंट पर आप उसके जो फॉरवर्ड एनवेलप है उस पर टेंजेंट ड्रॉप करो, जो एक ही पॉइंट पर टच करें, तो ये इसका नई पोजीशन बता देगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास वेव फ्रंट फिर से ये पॉइंट्स वेव फ्रंट की तरह सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करने लगेंगे, तो ये अपने आप में फिर से इस तरह के सेकेंडरी वेवलेट्स निकालने लगेगा। इसका फिर से मैं फॉरवर्ड टेंजेंट ले लूंगा सारे के सारे वेव फ्रंट्स का, तो वो बन जाएगी नई पोजीशन, और इस तरह से ये आगे बढ़ती चली जाती है। अब हमें ये लगता है कि जो ये बात कर रहे हैं ये इतना धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ेगा, ऐसे धीरे धीरे नहीं होता, ये बहुत तेज स्पीड ऑफ लाइट से आगे बढ़ रहा होता है। तो ये हाइगन के दो पॉइंट से दोनों मेंशन कर दिए। एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज इटसेल्फ द सोर्स ऑफ अ स्फेरिकल वेवलेट्स। हर पॉइंट अपने आप में एक स्फेरिकल वेवलेट का सोर्स बन गया, which spread out the forward direction at speed of light, जो ये आगे स्पीड ऑफ लाइट से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। टेंजेंट ड्रॉन टू ऑल द वेवलेट्स इज द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट। दो सिंपल पॉइंट्स में हाइगन्स की थ्योरी को समझा दिया मैंने, दिमाग में बिल्कुल ये क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। टेंजेंट बनाओ, नई पोजीशन पाओ, फिर से सारे पॉइंट्स बन जाएंगे, वेव फ्रंट आगे जाने लगेगा, फिर से टेंजेंट बनाओ, अगली पोजीशन पाओ, और इसी तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। वो फुली तुम्हारे दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। चलिए अब अपन करेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का प्रूव यूजिंग हाइगन्स, और एक बूटी दूंगा दोस्तों, सिर्फ एक बूटी, दोनों डेरिवेशन खत्म। तो हाइगन्स से अपन को प्रूव करना है रिफ्लेक्शन का लॉ। दोनों रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लिए स्टेप सेम है, बस एंड का एक पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंस है और डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंट है, और बाबा जी का वे भी बिल्कुल डिफरेंट है। आसान तरीका है, और बूटी सबसे पहले ले लो, और बूटी अगर तुम्हारे काम आ गई तो मतलब ये डेरिवेशन खत्म हो चुका है। तो चलिए चलते हैं बाबा जी के बूटी सेक्शन में। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। देखो, आपको सिर्फ बूटी में एक चीज ढूंढनी है, फाइंड टू ट्राइंगल्स, एक आई के लिए एक आर के लिए, और पहले वाले से आप निकालो साइन आई, दूसरे वाले से आप निकालो साइन आर। आप ले लीजिए अब उनका रेशो, डिवाइड कर दो, डिवाइड साइन आई एंड साइन आर। हर बार रिफ्लेक्शन में भी रिफ्रैक्शन में भी दो ट्राइंगल, एक से साइन आई एक से साइन आर, दोनों को डिवाइड कर दो। और एक चीज का ध्यान रखना, जो डेरिवेशन में मैं तुम्हें बताऊंगा कि टाइम टेकन बाय द वेव टू रीच फ्रॉम ए टू ए डैश। अभी ए टू ए डैश क्या है, बी टू बी डैश क्या है, ये मैं तुम्हें बताऊंगा जब अपन परपेंडिकुलर डालकर दो पॉइंट्स निकालेंगे। उन दोनों पॉइंट्स तक चलने में जो टाइम लगेगा वो टाइम बिल्कुल सेम होगा। डिस्टेंस सेम हो सकती है या अलग हो सकती है। ये तीसरा पॉइंट डेरिवेशन के बीच में जब आएगा तब सीधे दिमाग में घुसेगा, इसलिए अभी ज्यादा नहीं बोल रहा, बट सिर्फ इतना कर लेना, साइन आई निकालना, साइन आर निकालना, रेशियो निकाल देना, डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। तो देखो तुम्हें रिफ्लेक्शन दिखाता हूं, कुछ नहीं करना यार। रिफ्लेक्शन के केस में तुम्हें बस इतना देखना है कि यहां से ये दो रेज आई, पहली रे थी, ये दूसरी रे थी, दोनों पैरेलल थी। ये पहली वाली रे यहां पर इंसिडेंट हो गई। जब पहली वाली रे यहां पर इंसिडेंट हो गई, आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। रे के परपेंडिकुलर क्या होता है, वेव फ्रंट होता है। तो ए बी बन गया आपके पास इंसिडेंट वेव फ्रंट। इसके बाद यहां से ये रे आगे बढ़ी, रिफ्लेक्ट हो गई। ये वाली रे जब आगे बढ़ेगी, ये इस पॉइंट पर इंसिडेंट होगी। फाइनली इस पॉइंट पर ये जो रे है, अब ये दोनों रेज रिफ्लेक्ट हो चुकी हैं। तो जैसे ही सेकंड वाले पॉइंट से ये रे रिफ्लेक्ट हुई, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया आपने। जैसे ही यहां पर एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करोगे, आपको ये मिल गया
ये पॉइंट हो गया ए से ए डैश, ये हो गया बी से बी डैश, ये ए डैश बी डैश आपको मिल गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। रेज आई जहां पर पहली बार गिरी थी, पहली रे जहां पर भी इंसिडेंट हुई वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इंसिडेंट वेव फ्रंट मिला, जहां पर फाइनली दोनों रे रिफ्लेक्ट हो गई, क्योंकि ये तो आगे बढ़ेगी, अब यहां जाकर रिफ्लेक्ट होगी, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया रे के ऊपर, बन गया आपके पास रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब आप गौर से देखो, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, हो गया। अब ये देखो, ये पूरा 90 डिग्री होता है किसके साथ, वेव फ्रंट और रे के बीच का, और ये आई है, तो ये कितना बचा तुम्हारे पास, 90 माइनस आई। अब ये देखो, ये नॉर्मल था, नॉर्मल का सरफेस के साथ कितना एंगल होता है, 90 डिग्री, उसमें से ये 90 माइनस आई चला गया, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, आई बचेगा। मेरे पास ऑप्शन है क्लियर करने का, डोंट वरी। सो अगर ये मेरे पास आई है तो ये वाला एंगल वेव फ्रंट वाला ये भी मेरे पास बनेगा आई। अगर आप देखो तो यहां पर एक ट्राइंगल मिल गया अपन को, ये वाला, ये ट्राइंगल अपन को ए बी बी डैश मिल गया। इस ट्राइंगल से आप क्या निकाल पाओगे, साइन आई। साइन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी बी डैश अपॉन ए बी डैश। देखो गौर से, साइन आई हो गया बी बी डैश अपॉन ए बी डैश। इसके बाद क्या चाहिए था, गौर से देखो यहां पर, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन कहेंगे कि एक काम करो, इस रे को आगे बढ़ने दिया, जब ये आगे बढ़ा तो ये एंगल आ गया आपके पास आर, ये एंगल आर आया, तो आप ये देखो कि ये एंगल भी आर आएगा। कैसे, ये छोटा सा एंगल बनेगा 90 माइनस आर। कैसे, ये जो है ये अपने पास 90 डिग्री बनेगा वेव फ्रंट का रे के साथ, 90 डिग्री में से आर चला गया तो 90 माइनस आर, और ये पूरा का पूरा, ये देखो ये पूरा 90 डिग्री है, इसमें से 90 माइनस आर चला गया तो बचा कितना, आर। अब आपको आर का ट्राइंगल भी मिल गया, और जैसे ही आपको आर का ट्राइंगल मिला, क्या आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है एक, अगर ये दिख रहा है तो आर के सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर ए डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी डैश, तो साइन आर की वैल्यू जैसा मैंने आपसे कहा था ए डैश अपॉन ए बी डैश। तो भाई सिर्फ दो ट्राइंगल, जहां पर पहली बार इंसिडेंट हुई वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इंसिडेंट वेव फ्रंट, जहां पर दूसरी वाली वेव फाइनली जाकर रिफ्लेक्ट हुई, दोनों अब रिफ्लेक्ट हो चुकी हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये मिल गया ए डैश बी डैश, ये आपके पास है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। जो रे बना रही है नॉर्मल के साथ, वेव फ्रंट वही बनाएगा बेस के साथ। तो एक ट्राइंगल साइन आई का, दूसरा ट्राइंगल साइन आर का, दोनों को डिवाइड कर दिया, मैंने कहा था दोनों को डिवाइड कर दिया। जैसे ही डिवाइड करोगे तो आपको देखो ए डैश बी डैश तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू बी बी डैश अपॉन ए डैश। अब क्योंकि रे तो एयर में ही है, जब तुमने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, अब समझना जितनी देर में वेव बी से बी डैश पहुंचेगी उतनी ही देर में ये वाली वेव ए से ए डैश पहुंचेगी। अब तुम्हें ये बात समझ में आएगी, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होके वापस इधर जाना शुरू हुई, मगर अभी ये जाती जा रही है। यहां पर जब आपकी इंसिडेंट हुई, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो उसने ये बताया कि बी से बी डैश पहुंचने में और ए से ए डैश पहुंचने में टाइम सेम लगा। और क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो अगर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम है, तो ए से लेके ए डैश तक स्पीड है एयर में, स्पीड ऑफ लाइट, टाइम लगा टी। बी से बी तक, बी डैश तक जाने में स्पीड एट सी, टाइम लगा टी। साइन आई अपॉन साइन आर, ए डैश और बी बी डैश की वैल्यू रख दी सी टी, बच गई सी टी से सी टी कैंसिल, साइन आर उधर चला गया, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, आई इज इक्वल टू आर। और ये जो डायग्राम आपने महाशय बनाया है ये एक प्लेन में है, तो दूसरा लॉ भी आपका वेरीफाई हो गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। प्रूव्ड, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और इससे आसान है दोस्तों, इससे आसान है तुम्हारा रिफ्रैक्शन। चलो वो भी दिखाता हूं, बहुत सिंपल। सबसे पहले डायग्राम समझ लो जरा इसका। डायग्राम क्या कह रहा है अपन से, ये आपके पास आई एक रे, ये आई आपके पास दूसरी रे, ठीक। पहली बार ये यहां पर इंसिडेंट हुई, जैसे ही इंसिडेंट हुई आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो ए बी बन गया आपके पास इंसिडेंट वेव फ्रंट। इसके बाद ये अंदर रिफ्रैक्ट हो चुकी है, ये वाला भाई ने तो यहीं से रिफ्रैक्शन अब स्टार्ट हुआ। तो जब ये यहां से रिफ्रैक्शन स्टार्ट हुआ, जितनी देर में ये बी से बी डैश पहुंचेगा
उतनी देर में ये आगे बढ़ चुका होगा ए से ए डैश। यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये बन गया था इंसिडेंट वेव फ्रंट। पहली बार इंसिडेंट हुई, जब फाइनली दोनों रिफ्रैक्ट हो गए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये बन गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो रे बना रही है नॉर्मल के साथ, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस आई। ये पूरा एंगल है 90, तो ये बचा हुआ एंगल हो गया आई। तो एक ट्राइंगल आपको ये मिलेगा साइन आई के लिए। फिर रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल होगा आर। ये वाला एंगल फिर बेस के साथ जो वेव फ्रंट है वो भी क्या बनाएगा, आर। अभी सिखाया है कैसे, ये आई, ये आर, ये पूरा का पूरा वेव फ्रंट के साथ 90, तो बचा हुआ 90 माइनस आर। और फिर यही जुगाड़ से आर निकल आएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल तो 90 है, 90 में से 90 माइनस आर गया तो आर बचा। तो एक साइन आर का ट्राइंगल, एक साइन आई का ट्राइंगल, मगर इसमें एक कैच है। और वो कैच क्या है? वो कैच ये है कि ये डिस्टेंस बड़ी है और ये डिस्टेंस कम है, क्योंकि यहां स्पीड कम है। अगर यहां स्पीड कम है इसीलिए ये कम चला और ये ज्यादा चला। तो अगर आप देखो अब यहां पर, तो एक चीज यहां पर क्लियर समझ में आनी चाहिए कि डिस्टेंस स्पीड पर डिपेंड करती है और दूसरे मीडियम में स्पीड कम हो गई। तो अब यहां पर अगर अपन देखें तो बूटी फिर से क्या कहती है, चलो पहले चल दो जरा बूटी सेक्शन में। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। फाइंड टू ट्राइंगल्स फॉर साइन आई एंड साइन आर। ठीक, उसके बाद फिर क्या कर दो, उनको दोनों को डिवाइड कर दो। फिर ए से ए डैश तक, या ए से लेके आपने जो भी नाम दिया है अपन ने, ए से लेके ई तक चलने में और बी से लेके सी तक चलने में जो टाइम आपको लगेगा वो सेम लगेगा। यहां पर जब ये अंदर घुसा, जितनी देर में अंदर ही घुसने के बाद ये इतना चलेगा, उतनी देर में ही बी से कहां पहुंचोगे आप, सी तक पहुंचोगे। जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये डिस्टेंस अलग है क्योंकि स्पीड अलग थी, मगर टाइम यहां से यहां तक आने में और यहां से यहां तक आने में सेम है। तो आपके पास एक बार तो ये ट्राइंगल बन गया। कौन सा ट्राइंगल बन गया? एक बार ये ट्राइंगल बन गया। इससे आप क्या निकालोगे? इससे आप निकालोगे साइन आई। जैसे ही इससे निकालोगे साइन आई तो आपके पास साइन आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, BC अपॉन AC। सो जैसे ही आया साइन आई BC अपॉन AC। इसके बाद आप क्या करोगे, इस ट्राइंगल से, ये नीचे वाले ट्राइंगल से आप निकालोगे R। साइन R की वैल्यू हो जाएगी AE अपॉन AC। ये हो जाएगी आपके पास AE अपॉन AC। दोनों को आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। जैसे ही आपने डिवाइड किया, ये देखो आप गौर से, AC से AC क्या हो गया, कैंसिल, BC अपॉन AE। मैंने कहा था B से लेके C तक आने में, B से लेके C तक आने में और A से लेके E तक आने में टाइम सेम लगे, तो B से लेके C तक की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम, C इंटू T। अगर आप देखो A से लेके E तक की डिस्टेंस, ये जो है यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड। यहां पर V क्यों लिखी है, क्योंकि आप डेंसर मीडियम में हो और स्पीड अब बदल गई, तो V इंटू टी। अब आप यहां पर BC और AE की वैल्यू रख दो। BC की वैल्यू है मेरे पास CT और AE की वैल्यू है मेरे पास VT। T से T क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, C बाय V आपके पास आ जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है, मीडियम में बदलती नहीं है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम बदलोगे तो बदलेगी, मगर उस पर्टिकुलर मीडियम में नहीं बदलती। तो C बाय V क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। साइन आई बाय साइन आर इज अ कांस्टेंट, और यही तो स्नेल्स लॉ था। सो स्नेल्स लॉ आपने प्रूव कर दिया। और क्योंकि ये पूरा डायग्राम जो है वो एक प्लेन में है, इसका मतलब है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दोनों लॉज आपने स्नेल्स के वेरीफाई कर लिए और यहां पर कहानी खत्म हो चुकी है। किसकी? हाइगन की, वेव फ्रंट की। आपने क्लियर कर लिया अपनी साइड से, हाइगन को भी और वेव फ्रंट को भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग तैयार हैं सुपरपोजिशन पढ़ने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन। कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। दोस्तों जितना फैला सकते हो फैलाओ। हमने हमेशा कहा है यही हमारी एनर्जी है और आप ही हमारे एनर्जी के सोर्स हो। आप हो तो हम हैं तो आप हो, ये हमारी सोच है। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन बात करेंगे सुपरपोजिशन की। इस वीडियो में तो बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।